हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने समय, द्रव्यमान और लंबाई के लिए जो परिभाषा होती है या पैमाना जो होता है वो डिस्कस किया था। उसके साथ ही उनके व्यवहारिक मात्रक देखे थे, पूर्व लग्न देखे थे कि क्या क्या पूर्व लग्न होते हैं जिससे हम लोग बड़ी राशियों को छोटे रूप के अंदर लिख सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है वो हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हुए ये देखते हैं कि जैसे दो मात्रकों के प्रकार जो है वो हमने देखे। एक जो है वो होती है मूलभूत राशियां, उनके मूलभूत मात्रक होते हैं। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां और उनके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब इसके अलावा एक और मात्रकों की पद्धति होती है जिसे हम बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक। यानी ये जो मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं ये कैलकुलेशन के अंदर यूज आते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो परिभाषित करती है। लेकिन व्यवहारिक मात्रक कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जो नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग कैलकुलेशन के अंदर काम में लेते हैं। जैसे अलग अलग जगह के अलग अलग जो है वो भूमि को नापने की इकाई होती है। उसी तरीके से व्यवहारिक मात्रक जो है वो व्यवहार के अंदर, प्रचलन के अंदर जो मात्रक होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो कुछ व्यवहारिक मात्रकों की अगर हम बात करें तो वो व्यवहारिक मात्रक जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर हम लंबाई की बात करें, सबसे पहले हम देख रहे हैं व्यवहारिक मात्रक। अब व्यवहारिक मात्रक के अंदर सबसे पहले हम लोग लंबाई के जो मात्रक हैं वो लंबाई के मात्रक देख रहे हैं कि व्यवहार के अंदर या प्रचलित रूप के अंदर कौन कौन से मात्रक जो हैं वो व्यवहारिक होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मात्रक है लंबाई का वो होता है फर्मी। और एक फर्मी जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। फर्मी जो है वो एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर नाभिक देखते हैं, ठीक है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या फर्मी की कोटि की होती है। तो अगर नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक अगर हम देख रहे हैं या किसी परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसका आकार जो है वो हम लोग फर्मी के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वो जो इकाई, वो जो मान है वो बहुत कम होता है। तो अगर हम उसे मीटर के अंदर लिखेंगे तो हमें 0.0000 ऐसे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उसके बजाय हम 10⁻⁻15 मीटर को कितना लिख देते हैं? एक फर्मी लिख देते हैं। नेक्स्ट मात्रक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रचलित मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। यानी 10⁻⁻10 मीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ? एक एंगस्ट्रॉम में लिख सकता हूँ। एंगस्ट्रॉम जो है उसको ए के ऊपर डॉट का साइन लगाकर भी लिखा जाता है। फर्मी जो है इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। दो हो गए अपने पास। तीसरा जो मात्रक होता है वो होता है माइक्रोन। तो एक माइक्रोन जो होता है, या फिर कई जगह हम लोग इसे माइक्रो भी बोल देते हैं कि एक माइक्रोमीटर या एक माइक्रोन जो है वो कितना होता है? वो माइक्रोन, सबसे पहले तो इसे डिनोट किससे किया जाता है? म्यू, और मीटर आ गया एम के लिए, म्यू से इसे डिनोट किया जाएगा। तो एक माइक्रोन जो है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर के। अगर मैं इसे एक माइक्रोमीटर बोलूं, एक फर्मी मीटर बोलूं, तो एक फर्मी मीटर किसके बराबर हो गया? 10⁻⁻15 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम मीटर किसके बराबर हो गया? 10⁻⁻10 मीटर के। और एक माइक्रोमीटर किसके बराबर हो गया? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर हो गया। अब एक खगोलीय मात्रक भी होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है। तो अगर खगोलीय मात्रक की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, एक खगोलीय मात्रक। अब खगोलीय मात्रक जो है इसे क्या लिखा जाता है? AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
ठीक है, खगोलीय मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है? वो अप्रोक्स बराबर होता है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर के बराबर। अप्रोक्स बराबर होता है, एग्जैक्ट 1.49 गुणा 10 की घात 11 मीटर आता है, लेकिन हम अप्रोक्स इसे कितना लेके चलते हैं कैलकुलेशन इसी बनाने के लिए? 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। खगोलीय मात्रक के बाद में हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यानी दो ग्रहों के मध्य की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष के अंदर या लाइट ईयर के अंदर नापी जाती है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है, कितनी दूरी के बराबर होता है? वो बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के। एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के। फिर आता है एक पारसेक। तो एक पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष के साथ संबंध स्थापित करता है, यानी प्रकाश वर्ष से बड़ी जो इकाई है वो होती है पारसेक। और एक पारसेक जो है वो 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक जो है वो 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हम लोगों को देखो क्या क्या आपको व्यवहारिक मात्रक के अंदर ध्यान में रखते हैं? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ठीक है। इसके अलावा ये तीन मात्रक जो हैं वो कम यूज में आते हैं, लेकिन अपने को ध्यान में ये सारे ही रखने हैं, ये अपने ज़्यादातर यूज में आते हैं तीन। और ये तीन जो हैं वो कभी कभार क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन जो है उसके अंदर प्रकाश वर्ष की बात कर देता है या खगोलीय मात्रक की बात कर देता है, तो ये अपने को ध्यान में रखने हैं। नोट कीजिए इसे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो है वो हम देख रहे हैं द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक की। द्रव्यमान जो है उसे किस किस तरीके से हम लोग किस किस इकाई के अंदर नापते हैं। तो दूसरा जो व्यवहारिक है अपने पास मात्रक वो किसके लिए देखते हैं हम लोग? द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का जो एसआई पद्धति के अंदर मात्रक है वो तो किलोग्राम है। अब किलोग्राम के अलावा और कौन कौन से मात्रक जो हैं वो हो सकते हैं द्रव्यमान के? तो सबसे पहला जो है वो होता है चंद्रशेखर इकाई। अब चंद्रशेखर इकाई जो है वो क्या होती है? वो होती है सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसका 1.4 गुना। तो एक चंद्रशेखर इकाई बराबर होती है सूर्य का द्रव्यमान गुणा 1.4। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। और अगर हम चंद्रशेखर इकाई का एग्जैक्ट किलोग्राम के अंदर मान देखें तो ये जो मान है वो होता है 2.8 गुणा 10 की घात 30 केजी। अब देखो कितना बड़ा मान है, ठीक है। तो 10 की घात 30 केजी की कोटि की है ये मान, और इसी वजह से हम लोग इसे शॉर्ट के अंदर इस पूरे को क्या लिख देते हैं? एक चंद्रशेखर इकाई द्रव्यमान, या एक चंद्रशेखर इकाई किलोग्राम द्रव्यमान। दूसरी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है मीट्रिक टन। अब मीट्रिक टन जो है वो कितनी होती है? तो एक मीट्रिक टन जो है वो बराबर होती है 1000 किलोग्राम के। एक मीट्रिक टन किसके बराबर होती है? 1000 किलोग्राम के बराबर होती है। फिर आता है अपने पास क्विंटल। तो ये नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज में आने वाला हो गया। जो क्विंटल है, एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी के, यानी 100 किलो को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक क्विंटल बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। एक परमाणुीय द्रव्यमान
मात्रक, यानी हम इसे शॉर्ट के अंदर लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जो ज़्यादातर हम छोटी जो वस्तुएं होती हैं या फिर बहुत छोटा जो द्रव्यमान होता है, इसे हम लिखते हैं परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक के पदों में, एटॉमिक मास यूनिट के पदों में। अब ये जो एक हैं परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक के पदों में, एटॉमिक मास यूनिट के पदों में। अब ये जो एक AMU है, ये एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम की कोटि का होता है। तो एक परमाणुीय मात्रक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। छोटी पद्धति द्रव्यमान को मापने की क्या है? AMU, परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट। उससे ऊपर 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का मतलब हो गया 100 kg। 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या हो गया? 1000 किलो या 1000 kg। और फिर सबसे बड़ी एक चंद्रशेखर इकाई, एक चंद्रशेखर इकाई क्या होती है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, यानी कितना होता है? 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। नोट कीजिए इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं समय की। तीसरा जो है अपने पास मूलभूत राशि समय। समय की अगर हम इकाई की बात करें तो समय जो है इसकी इकाई या फिर व्यवहारिक मात्रक जो हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं वर्ष। एक वर्ष, तो एक वर्ष जो है वो कितना समय होता है? तो एक वर्ष की अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। सभी को पता है ये बात। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? एक वर्ष कहलाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे की, चंद्रमास, लूनर मंथ जिसे हम बोलते हैं, तो चंद्रमास की अगर हम बात करें तो चंद्रमास जो है वो कितना होता है? चंद्रमास जो है वो क्या होगा? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो अपनी कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगाता है वो क्या कहलाता है? चंद्रमास कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय क्या बोला जाता है? चंद्रमास बोला जाता है। अब अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें, अब चंद्रमास के अंदर दिन कितने होते हैं? अगर दिनों की अगर हम बात करें तो एक चंद्रमास जो होता है इसके अंदर 27.3 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 27.3 दिन होते हैं। फिर अगर हम बात करें सौर दिवस की, तो सौर दिवस क्या होता है कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपनी एक्स के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय सौर दिन कहलाता है। और ये सौर दिन जो है वो निरंतर चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि दिन छोटे बड़े होते रहते हैं, वो उसी वजह से होते हैं। तो ये जो सौर दिवस है, सौर दिन जो है, इसका अंतराल अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक वर्ष के अंदर जितने सारे सौर दिवस हैं
उन सब का औसत ले लेते हैं और एक औसत सौर दिवस है बोल देते हैं। तो सौर दिवस जो है वो होता क्या है, सबसे पहली बात तो सौर दिवस क्या होगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपनी एक्स पर एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय सौर दिवस कहलाता है या सौर दिन कहलाता है, सौर दिन कहलाता है। अब प्रत्येक वर्ष के अंदर अलग अलग सौर दिन की अवधि होती है, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ष के अंदर जितने भी सौर दिनों की अवधि है उन सब का औसत ज्ञात कर लेते हैं और उसे बोला जाता है औसत सौर दिवस। अब अगर हम औसत सौर दिवस के साथ सौर वर्ष की बात करें, सौर वर्ष कौन सा हो गया, ये वाला। तो अगर सौर दिन यानी सौर दिवस और वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो एक सौर वर्ष जो है वो कितने सौर दिवस के बराबर होता है, तो एक सौर वर्ष बराबर 365.25 सौर दिवस। 365 से ये 1/4 जो हम लोग लिखते हैं तो वही है, ये 365.25 सौर दिवस के बराबर होता है एक सौर वर्ष। या फिर हम बोल सकते हैं कि सौर दिवस जो है वो सौर वर्ष का 365.25वां भाग होता है। अब ये हो गए अपने पास जो ये समय के मात्रक हैं वो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हम लोग सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई के मध्य संबंध देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिन की, ठीक है। तो दिन से शुरुआत करते हैं। दिन अगर आपको बोल दे या दिवस आपको बोल दे तो इसका मतलब हो गया 24 घंटे। दिन या फिर दिवस का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे। और 24 घंटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो 24 गुना 60 क्या हो गए, मिनट। 24 गुना 60 क्या हो गए, मिनट। अब इसके अंदर अगर हम सेकंड की बात करें तो 24 गुना 60 तो हो गए मिनट, और इसे 60 से फिर से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड बन गया। तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड होंगे, 24 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 3600 से गुणा कर दूंगा। तो ये जो कन्वर्जन है वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ बार बार। एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर कितने मिनट, 24 गुना 60, कितने सेकंड, 24 गुना 60 गुना 60 सेकंड हो गया। ये कन्वर्जन अपने को ध्यान में रखना है। इनका यूज जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसका यूज आप लोग ज़्यादातर चांस के अंदर देखते हो। तो ये अपने तीनों के तीनों जो थे, द्रव्यमान, लंबाई और समय, उसके व्यवहारिक मात्रक थे, ठीक है। उसके अलावा और भी होते हैं लेकिन वो अपने को ज़्यादा काम में नहीं आते। जैसे सेड्रियल दिवस होता है। अब सेड्रियल दिवस जो है वो किसी भी दूरस्थ तारे के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपनी एक्स के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय होता है, ठीक है, लेकिन वो अपने काम में नहीं आता है। इससे एक सेक भी होता है। सेक जो है वो समय का प्राचीन मात्रक होता है, लेकिन वो भी अपने काम में ज़्यादातर नहीं आता है। तो ये आप लोग नोट कीजिए। चलिए, अब अपने पास इसके अंदर वो टॉपिक है
जो आपको फिजिक्स की लगभग हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर, और जैसे ही आप कोई नई भौतिक राशि पढ़ते हो तब आपको आपके सामने आएगा। यानी जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे वो चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये कौन सा होता है, ठीक है, कौन से अपने पास होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोला जाता है विमा। क्या बोला जाता है इसे? विमा। विमा जो है वो फिजिक्स के अंदर बहुत बोला जाता है इसे विमा। विमा जो है वो फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब ये जो विमा होती है ये होती क्या है कि जैसे अपने पास कोई भी मूलभूत राशियां हैं, उन मूलभूत राशियों से अगर हम लोग कोई एक व्युत्पन्न राशि बना रहे हैं तो व्युत्पन्न राशि को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से मूलभूत राशियों के पदों में लिखते हैं। जब हम मूलभूत राशियों के पदों में इसे लिखते हैं तो देखो किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। समझना इस चीज़ को अच्छे से। विमा जो है वो क्या होती है कि जब भी कोई अपने पास, मान लो कोई व्युत्पन्न राशि हमें बनानी है तो उस व्युत्पन्न राशि को हम मूलभूत राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्रमशः हम लोग चलते जाते हैं और विमा पर आते हैं। हम क्या कहेंगे कि किसी व्युत्पन्न राशि को, किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। ये बात हमने पहले ही देख ली कि व्युत्पन्न मात्रक या फिर व्युत्पन्न जो राशि है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, मूलभूत राशियों से मिलकर बनी हुई होती है। तो किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कैसे व्यक्त करेंगे, तो कैसे व्यक्त करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसे, यानी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियों की, मूलभूत राशियों की घात के रूप में भी, घात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब घात के रूप में कैसे, जैसे किसी के अंदर आ गया सेकंड स्क्वायर मात्रक के अंदर, तो वहां पर स्क्वायर जो है वो घात आ गई, तो घात के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो निरूपण है, इस प्रकार का जो निरूपण है, या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि मूलभूत राशियों की घात के गुणांक के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब इस तरीके से जो व्यक्त करने का तरीका होता है इसे बोला जाता है विमा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि व्युत्पन्न राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को इस प्रकार से व्यक्त करने को विमा कहा जाता है, विमा कहा जाता है या कहलाता है। विमा का मतलब हो गया कि ये फिजिक्स की एक तरीके से माँ है, यानी कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो उस टॉपिक से, उस भौतिक राशि में सबसे पहले आप किसकी चीज़, किसके लिए देखोगे, किसका मान देखोगे, विमा का मान देखोगे। अब जैसे हम लोग, मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ इस विमा को कि ये विमा जो है वो होती क्या है, कि अपने पास मूलभूत राशियाँ जो हैं वो क्या हैं, तो हम कहेंगे मूलभूत राशियाँ जो हैं वो अपने पास 3 हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा कोई भी
अपने पास आगे के जो टॉपिक हैं उनको कवर नहीं करता हूँ, तो मैं नॉर्मली एक बार लिखता हूँ कि 3 अपने पास जो है वो भौतिक राशियाँ, टोटल तो 7 हैं SI पद्धति के अंदर, लेकिन 3 ही अपने पास एक बार हैं, काम निकालना है। तो 3 अगर अपने पास हैं तो कोई भौतिक राशि जो है अपने पास, व्युत्पन्न राशि जो है, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, इन 3 के पदों में लिख रहा हूँ। कोई भी भौतिक राशि जो है उसे मैं इन तीनों के पदों में लिख रहा हूं। द्रव्यमान की जगह मैं लिखूंगा m, लंबाई की जगह लिखूंगा l और समय की जगह लिखूंगा t। अब वो जो भौतिक व्युत्पन्न राशि है, अब उस व्युत्पन्न राशि का सूत्र किस प्रकार का है, उसका मात्रक किस प्रकार का है, क्या मात्रक के अंदर केवल मीटर आ रहा है, या मात्रक के अंदर मीटर स्क्वायर आ रहा है, या मात्रक में मीटर क्यूब आ रहा है। तो वो जो क्यूब है वो क्या हो जाएगी, उसकी घात हो जाएगी। तो कोई भी आपके पास मात्रक है, उस मात्रक के लिए या उस भौतिक राशि की जो विमा लिखने का तरीका है वो क्या है कि उस भौतिक राशि के अंदर जितनी भी मूलभूत राशियां हैं, 7 मूलभूत राशियां हैं, 7 आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। जो भौतिक राशि नहीं हो उसकी घात कितनी लग जाती है, 0 लग जाती है। जो मूलभूत राशि नहीं है उसकी घात कितनी लग जाएगी, 0 लग जाएगी। तो अगर हम 3 की ही बात करें तो m यानी द्रव्यमान, l मतलब लंबाई, t मतलब क्या हो गया, समय हो गया। अब उस मात्रक के अंदर m की जितनी घात है, द्रव्यमान की जितनी घात है, वो यहाँ पर m के ऊपर लग जाएगी। जो लंबाई की घात है उसके अंदर वो l के ऊपर लग जाएगी, और जो समय की घात है वो किसके ऊपर लग जाएगी, t के ऊपर लग जाएगी। यानी विमा जो है उसको इस तरीके से हम लोग निरूपित करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, केवल 3 ही नहीं होती, मैक्सिमम कितनी होती हैं, 7। वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा कि आप किस भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर रहे हो और उसका क्या मात्रक आपके पास आता है। जैसे सिंपली हम लोग बात कर लें कि अपने पास जो दूरी होती है उस दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक की अगर मैं बात करूं तो दूरी जो है वो किसके अंदर नापते हैं हम लोग, SI सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो SI सिस्टम के अंदर दूरी जो है वो किस में मापते हैं हम लोग, मीटर के अंदर मापते हैं, ठीक है। समय की हम लोग बात कर लें तो समय जो है उस समय का मात्रक क्या होगा, तो समय जो है वो SI सिस्टम के अंदर हम किसके अंदर नापते हैं, हम लोग नापते हैं सेकंड के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दूरी की विमा लिखनी है। दूरी की क्या करनी है, विमा लिखनी है। तो दूरी की विमा मुझे लिखनी है तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप लोग MLT लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो ये जो मात्रक आ रहा है इस मात्रक के अंदर क्या द्रव्यमान है क्या, यानी द्रव्यमान का मात्रक है क्या। तो द्रव्यमान का मात्रक आपको नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या घात लगा दूंगा कि m कुछ भी नहीं है यानी 0। दूसरा है l किसके लिए आता है, लंबाई के लिए। तो क्या इस मात्रक के अंदर लंबाई है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि मीटर जो है वो लंबाई का ही मात्रक है। अब मीटर की घात कितनी, तो मीटर की घात तो 1 ही है, एक ही घात है, कुछ नहीं है मतलब एक घात है। तो मैं यहाँ पर लंबाई की घात l की घात कितनी लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ। क्या समय है क्या इस मात्रक के अंदर, तो समय नहीं है इस मात्रक के अंदर, समय नहीं है तो मैं t को भी क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। चलिए इसकी बात करते हैं, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। अब समय की विमा अगर आपको निकालनी है तो समय की विमा निकालनी है तो मैंने लिख दिया MLT, ठीक है। देखो क्या द्रव्यमान है क्या समय के मात्रक में, द्रव्यमान नहीं है, केवल सेकंड है, तो द्रव्यमान नहीं है मतलब 0, ठीक है। लंबाई है क्या, लंबाई नहीं है समय के मात्रक के अंदर, मीटर नहीं है तो हमने लगा दिया 0। क्या समय है क्या, समय बिल्कुल है, सेकंड है। सेकंड कितनी बार है या कितनी घात है सेकंड की, 1 ही घात है, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 घात हमने यहाँ पर लगा दी। तो ये किसकी विमा हो गई अपने पास, समय की विमा हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चाल की। तो चाल का आपने सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय।
तो दूरी बटे में समय करें तो दूरी जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक हमने बोल दिया कि दूरी मापते हैं मीटर के अंदर और समय किस में मापते हैं, समय मापते हैं सेकंड के अंदर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ, इस मीटर को तो ये मीटर ऊपर ही रखा हुआ है तो मीटर गुणा में मैं इस सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है नीचे 1। जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी घात कितनी हो जाएगी -1। जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाया जाता है किसी भी राशि को तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। चलिए ये हो गया। अब अगर मुझे इसकी विमा का मान निकालना है, विमा देखनी है, विमा क्या हो जाएगी, तो मैं कहूँगा आप लोग लिख लो mLT। ठीक है, m का मतलब द्रव्यमान। क्या इसके मात्रक में द्रव्यमान का कोई पद है क्या, द्रव्यमान का मात्रक है क्या, तो कि मीटर है और सेकंड है। अगर किलोग्राम होता तो मैं बोलता द्रव्यमान है, लेकिन यहाँ पर तो किलोग्राम है नहीं, मतलब m की घात कितनी लगा दी हमने 0। l का मतलब हो गया लंबाई। क्या इसमें लंबाई का कोई मात्रक कितनी लगा दी हमने 0। l का मतलब हो गया लंबाई। क्या इसमें लंबाई का कोई मात्रक है क्या, बिल्कुल है, कितना मीटर, और मीटर की घात कितनी है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 घात। फिर t यानी समय, समय है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है सेकंड। अब सेकंड की घात कितनी है -1, तो हमने t की घात कितनी लगा दी -1। ये किसकी विमा बन गई अपने पास, चाल की विमा बन गई। अब अगर हम ऐसे ही बात करें तो हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण जो होता है वो त्वरण क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण होता है चाल या वेग बटे में समय, चाल या वेग बटे में समय। ठीक है, अब चाल जो है इसके लिए हमने देख लिया, चाल का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड जो है वो कहाँ पर आ गया, नीचे है अपने पास। चाल का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड यहाँ पर लिख दिया। फिर नीचे समय और है, समय का मात्रक क्या है सेकंड, तो वापस से हमने क्या लिख दिया, सेकंड लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों गुणा हो गए, तो गुणा होंगे तो क्या बना लेगा, ऊपर तो मीटर, नीचे बन गया सेकंड गुणा सेकंड, क्या बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मैं बोलूँगा मीटर गुणा में सेकंड की घात कितनी बन जाएगी आपके पास, -2 बन गई। अब देखो यहाँ से अगर मुझे इसकी विमा निकालनी है तो इसकी विमा क्या लिखेंगे हम लोग लिख लेते हैं mLT। क्या त्वरण के मात्रक के अंदर द्रव्यमान का कोई पद है क्या, द्रव्यमान इसके अंदर नहीं है तो 0। क्या लंबाई का कोई पद है क्या, बिल्कुल है, मीटर है, लंबाई का ही मात्रक होता है, घात कितनी 1। क्या समय का पद है क्या, समय का मात्रक है क्या, बिल्कुल है सेकंड, सेकंड की घात कितनी है -2, तो यहाँ पर कितनी लिख दी हमने -2। तो ये क्या बन गई, इसकी विमा बन गई। तो त्वरण की विमा अपने पास आ गई। अब नेक्स्ट अगर हम 1-2 एग्जाम्पल और लेके चलें तो हम लोग बोल देते हैं बल। अब बल जो है, बल का सूत्र क्या होता है, तो बल जो है इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बल जो है इसको हमने बल के लिए अगर हम इसी आगे चेंज करते जाएं, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं हम लोग, या मात्रक देख लो सीधा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक देखो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर, मीटर को किससे लिखा जाता है, m से, प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, हमने उसके जो प्रतिरूप थे उनको लिख लिया है। अब किलोग्राम की जगह केजी, मीटर की जगह m, सेकंड की जगह SEC। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इस सेकंड को ऊपर ले जाएं तो इस सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम गुणा मीटर गुणा में सेकंड की घात ऊपर जाकर कितनी बन गई, -2। अब ये तो बन गया इसके लिए मात्रक। ठीक है, इसकी विमा अगर हम बात करें तो विमा की अगर हम लोग बात करेंगे तो विमा क्या बन जाएगी, देखो मैंने लिख दिया mLT।
ठीक है। अब mLT लिख दिया। क्या द्रव्यमान है क्या इसके अंदर? बिल्कुल है, kg है। घात कितनी है? 1, तो m1 लगा दिया। क्या लंबाई है क्या? लंबाई है मीटर। घात कितनी है? 1, तो यहाँ पर 1 लगा दिया। क्या समय है क्या? बिल्कुल है। घात कितनी? -2, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? -2। ये क्या बन गई आपके पास? विमा बन गई। और ये जो अपने पास है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसको बोला जाता है 1 न्यूटन। इसको क्या बोला जाता है? 1 न्यूटन। यानी इन तीनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन लिख सकते हैं। और जो किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। अब न्यूटन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एसआई मात्रक पद्धति में मात्रक है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम भी एसआई में है, मीटर भी एसआई में है, सेकंड भी एसआई के अंदर ही है। तो इन तीनों की जगह ही हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन बल का मात्रक है और कैसा मात्रक है? वो एसआई पद्धति का मात्रक है। उसकी विमा क्या हो गई? m1L1T-2 उसकी विमा हो गई। तो इस तरीके से हम लोग विमा जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो है ये तो होती है विमीय समीकरण। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये होती है विमीय समीकरण। और अगर केवल इसकी बात करें हम लोग, इस वाले दाहिने पद की बात करें, तो ये जो केवल दाहिना पद है इसको बोला जाता है विमीय सूत्र। क्या बोला जाएगा? विमीय सूत्र बोला जाएगा। नोट कीजिए आप लोग ये। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चलिए, अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है अपने पास संवेग। ठीक है, संवेग जो है ये क्या होता है? तो संवेग की अगर हम बात करें तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। या फिर हम यहाँ पर सदिश की बात ना करें तो वेग की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? चाल ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए संवेग जो है, संवेग को P से लिखा जाता है, द्रव्यमान को M से और वेग को V से। तो देखिए क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान है पहला पद, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। V वेग यानी चाल है, तो चाल का जो मात्रक है वो क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने देखा था। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस सेकंड को ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? देखो, किलोग्राम गुणा मीटर गुणा में सेकंड की घात -1। ये माइनस नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये बन गया अपने पास -1। अब यहाँ पर देखो क्या बन जाएगी इसकी विमा। अगर विमा की बात करें तो इसको हमने लिख दिया कि mLT। क्या इसके अंदर द्रव्यमान का पद है क्या? बिल्कुल है। कितनी घात है द्रव्यमान की? 1 घात है किलोग्राम की, 1 लगा दिया। लंबाई का पद है, घात कितनी? 1। समय है, घात कितनी? -1। तो ये क्या बन गई? इसकी विमा बन गई। तो इस तरीके से आप किसी भी राशि की विमा जो है वो ज्ञात कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें बल आघूर्ण की, किसकी बात करें?
बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण जो है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है दूरी गुणा में बल। दूरी गुणा में बल। दूरी जो है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक हमें सीधा अभी याद थोड़ी ना हुआ है। चलिए, तो बल जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, इसको दूरी गुणा में बल जो है इसका सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। चलो, त्वरण की भी हमें सीधी नहीं पता, तो दूरी गुणा में द्रव्यमान। त्वरण को क्या लिख सकते हैं हम लोग? त्वरण जो है वो क्या होता है? चाल या वेग बटे में समय, यही होता है। चलिए, अब इसके सबके मात्रक लिख देते हैं। दूरी का मात्रक क्या? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। चाल का मात्रक क्या? तो चाल जो है उसका अगर आपको सीधा याद है तो सही है, और अगर चाल का भी आपको सीधा नहीं पता है तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो। चाल को क्या लिख सकते हो? दूरी बटे समय। तो चलिए लिख के ही चलते हैं। हमने लिख दिया दूरी गुणा में द्रव्यमान और गुणा में चाल जो है, समय तो एक बार पहले से है नीचे, ठीक है। और चाल को क्या लिख सकते हैं? चाल को लिख सकते हैं दूरी बटे में समय। तो समय एक बार और आएगा तो चाल को क्या लिख सकते हैं? चाल को लिख सकते हैं दूरी बटे में समय। तो समय एक बार और आएगा तो नीचे घात कितनी लगा दी हमने? 2। अब इसके मात्रक लिखें, तो मात्रक अगर मैं लिखूंगा तो देखो, दूरी का जो मात्रक है मेरे पास वो क्या है? दूरी का मात्रक है मीटर। गुणा में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ और देखो सेम राशि है तो उन दोनों को गुणा कर दो। जैसे मीटर है तो मीटर गुणा मीटर क्या बन जाएगा? मीटर की घात 2। किलोग्राम है और उसके बाद में सेकंड ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड की घात कितनी बन जाएगी? -2। तो क्या विमा बनेगी यहाँ से? ये तो मात्रक हो गया इसका। विमा की बात करें तो विमा mLT हमने यहाँ पर लिख दी। क्या द्रव्यमान है? क्या बिल्कुल है, किलोग्राम। घात कितनी? 1, तो यहाँ पर लगा दो 1। क्या लंबाई है? क्या बिल्कुल है। कितनी घात है? 2, तो L की घात लगा दी 2। समय है? क्या है? कितनी घात है? -2, तो यहाँ पर लगा दी -2। ये क्या बन गई अपने पास? बल आघूर्ण की विमा बन गई है अपने पास। अगर और राशि हम लोग देखें तो और कोई भी राशि हो अपने पास, उसकी हम लोग विमा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें आवर्ती की, तो आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, ठीक है। यानी आवर्ती होती है 1/में आवर्तकाल, 1/में आवर्तकाल। और आवर्तकाल होता है एक चक्कर में लगने वाला समय। अब एक चक्कर में लगने वाला समय, और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसको ऊपर ले जाऊं तो मात्रक क्या बन जाएगा? सेकंड -1। सेकंड की घात है -1। तो इसकी विमा जो है वो क्या बन जाएगी? इसकी विमा बन जाएगी, हमने लिख दिया mLT, ठीक है। क्या द्रव्यमान है? क्या मात्रक में? नहीं है। लंबाई है? क्या नहीं है। समय है? क्या बिल्कुल है। घात कितनी? -1, हमने लिख दिया -1। तो ये किसकी विमा बन गई अपने पास? आवर्ती की विमा बन गई। ऐसे कोई भी राशि हो आपके पास, अगर उस राशि का आपको सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप लोग विमा जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो विमा है ये लगभग आपको हर चैप्टर के अंदर मिलेगी। शुरुआत के अंदर मात्रक और विमा जो है वो आपको मिल जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। डीपीपी जो आ रही है ग्रुप के अंदर मात्रक विमा की, उसकी डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो क्वेश्चन नहीं हो वो आप डाउट के अंदर पूछ लेना। थैंक यू।